हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर से सितंबर 2015 का। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं ईवीएस का। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने से क्या होता है ना कि एक तो आपको पैटर्न समझ में आता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे क्या होता है, जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे या आपने कभी सीटेट का एग्जाम नहीं दिया होगा तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। दूसरा एक और बेनिफिट है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उससे आपका जो रिवीजन है वो बहुत बढ़िया से हो जाता है और आप जाके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं ईवीएस का, यानी इन्वायरमेंटल स्टडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सितंबर 2015 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि यहाँ पर 61 से स्टार्ट है ईवीएस में। चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ईवीएस टीचर यूजुअली बिगिन हर क्लास बाय पोजिंग अ फ्यू की क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, सेलेक्ट विच वन इज अ लिस्ट प्रेफर्ड। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ईवीएस का टीचर है जो कि अपने क्लास में एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले, अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन एराइज करता है, यानी कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है अपने बच्चों से। इसका मतलब इसका जो क्या रीज़न हो सकता है और कौन सा ऐसा रीज़न जो है वो इसमें सही नहीं बैठता है ना। यानी आपको मेनली ये बताना है कि कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है ना। मतलब उनका जो मोटिव है, उनको पढ़ाने के पीछे, उनको क्वेश्चन पूछने के पीछे उनका इरादा जो है, उनमें से इसमें से कौन सा इरादा उनका नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे दिया लर्नर थिंकिंग कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। लर्नर थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, देखिए यहाँ पर ही नेगेटिव वर्ड का यूज कर दिया गया है कि रिस्ट्रिक्टेड। किसी बच्चे की थिंकिंग को आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ना। उनको क्या करना है, उनको क्यूरियस बनाना है, उनको मोटिवेट करना है बोलने के लिए। अब थिंकिंग को मोटिवेट करना है, थिंकिंग को बढ़ावा देना है, या ये नहीं कि मोटिवेट करना है। तो यहाँ पर ही आपको नेगेटिव वर्ड मिल गया। सेकंड पढ़ते हैं, लर्नर थिंकिंग कैन बी स्टिमुलेटेड। देखिए, स्टिमुलेट करना यानी बढ़ावा देना है। क्वेश्चन रॉज क्यूरिसिटी इन द लर्नर। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि बच्चों में क्या करना है, बच्चों को क्या बनाना है, क्यूरियस बनाना है। तो क्वेश्चन से क्या होगा ना, बच्चे में क्यूरिसिटी डेवलप होगी। बच्चे सोचेंगे अच्छा इसका आंसर क्या होना चाहिए, अच्छा मैम ये क्वेश्चन पूछ रही है तो क्या रीज़न है इस क्वेश्चन पूछने का, अच्छा कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रही है जो इस तरह का क्वेश्चन। क्या होता है ना, कभी भी हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। प्रीवियस नॉलेज को चेक करके प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने से बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये रीज़न होता है क्लास में किसी भी टॉपिक को या क्लास स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन करने का। ठीक है ना। क्वेश्चन हेल्प इन कंसेप्चुअलाइज टॉपिक, है ना, यानी प्रश्न प्रकरण में संदर्भ पूर्वक बनाने में मदद करता है, संदर्भ परक बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही है कि ये भी ऑप्शन सही है आपका। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाता है, बिल्कुल सही। शिक्षार्थियों की चिंता उद्दीपित करता है, यानी उनको स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। यानी ये तीनों ऑप्शन आपका सही होगा। और ऑप्शन कौन सा लिस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यानी कौन सा सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहा है। देखिए, कभी भी जब आप आंसर देते हैं ना, तो नेगेटिव जो वर्ड है ना, जैसे कि बच्चों को नेगेटिव वर्ड जैसे ओनली वाला वर्ड आ गया, नॉट वाला वर्ड आ गया, है ना, डिफिनेशन वाला वर्ड आ गया, रोट लर्निंग से रिलेटेड वर्ड आ गया, उससे आपको दूर जाना है क्योंकि वो आंसर नहीं होते हैं। ठीक है ना, जनरली। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। While making group for an activity, an EVS teacher should, एक्टिविटी करने से पहले, है ना, एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने से पहले जब ईवीएस की टीचर ग्रुप बनाती है तो उसको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना। इंश्योर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर। देखिए, ग्रुप बनाने से क्या होगा, कोऑपरेशन एंड क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेशन वाली जो थिंकिंग है वो बढ़ावा मिलता है। तो बिल्कुल सही है कि हम क्या करेंगे, इसलिए हम ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। इंश्योर
सेपरेट ग्रुप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बिल्कुल गलत है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अलग थलग करने की बात कर रहे हैं। मेकिंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, ये भी आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को अलग कर रहे हैं, बच्चे में हीन भावना आ जाएगी जब आप मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाओगे, है ना। मेकिंग टू ग्रुप ओनली ईच विथ ए लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, ये भी गलत है। देखिए दो ही ग्रुप बना रहे हैं, दो ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट है। देखिए ग्रुप बहुत बड़ा आपको नहीं बनाना, 5 से 6 बच्चों की ग्रुप बनानी है, जिससे क्या होगा कि कोई भी वर्क, कोई भी एक्टिविटी बहुत स्मूथ तरीके से चलेगी और सबको एक दूसरे से कोऑपरेशन के थ्रू क्या होगा, समझने का मौका मिलेगा और वो एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक एट द प्राइमरी लेवल शुड नॉट हैव, यहाँ पे बताया है कि ईवीएस टेक्स्ट बुक जो होती है, ईवीएस की जो बुक होती है प्राइमरी लेवल में, उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या नहीं होना चाहिए ईवीएस में, है ना। तो जो होना चाहिए वो तो क्या होगा, वो देखेंगे, और जो नहीं होना चाहिए उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, इट प्रेजेंट नेचुरल एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट इन द इंटीग्रेटेड मैनर, बिल्कुल सही है, ये तो होना चाहिए। इट कैटर टू डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, ये भी होना चाहिए। इट इंक्लूड ट्रू स्टोरी एंड इंसिडेंट, ट्रू स्टोरी को डालना चाहिए ईवीएस की बुक में। इससे क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, है ना। जैसे भगत सिंह का डाल दिया, सुनीता इन स्पेस, है ना, एक चैप्टर वो डाला हुआ है। इससे क्या होगा, कर्नम मल्लेश्वरी पे डाला हुआ है, तो इससे क्या होगा, बच्चे ना उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए ट्रू स्टोरी एंड इंसिडेंट को डाला जाता है ईवीएस में। ठीक है, इट फोकस ऑन डिफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखिए आपका आंसर यहाँ मिला है कि क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका आंसर होगा। क्यों होगा, यहाँ पे पूछा ही ये था कि ईवीएस की बुक में क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए रोट लर्निंग से एनसीएफ क्या कहता है, दूर जाने को बोलता है। बच्चों को क्या करना है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराना है। बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है ना। डिफिनेशन और रोट लर्निंग से दूर जाना है, और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अभी प्राइमरी वाले बच्चे को का डेवलप नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, तो ये भी दोनों वर्ड जो होगी ये नेगेटिव है, तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which of the following is the National Curriculum Framework NCF 2005 does not propose in a context of EVS teaching? यानी EVS teaching में कौन सा ऐसा लाइन है या कौन सा ऐसा इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि एनसीएफ नहीं बताता है कि ईवीएस टीचिंग ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, थीमेटिक अप्रोच, बिल्कुल थीमेटिक अप्रोच पर ही तो हमारी ईवीएस की बुक बनी है। कौन कौन से 6 थीम है बताइए जल्दी से, क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, ट्रैवल, है ना, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, ये सब क्या है, 6 थीम्स पर बेस्ड है हमारा ईवीएस। तो थीमेटिक अप्रोच तो होना ही चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, अपने सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट से क्या होंगे, इंटरैक्ट करेंगे। लिंकिंग विद स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन कॉन्टेक्स्ट, है ना, लिंकेज ऑफ द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही, ये भी बताता है। हैंड ऑन एक्टिविटी, हाँ, हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड हैंड ऑन एक्टिविटी करना है। फैमिलियर विद टेक्निकल टर्म, ये बिल्कुल नहीं होगा, है ना, आपको टेक्निकल टर्म से आपको फैमिलियर नहीं कराने की बात करता है एनसीएफ, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट ऑप्शन के साइड बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड, सॉरी। To draw and understand map, which of the following ability is are required to be developed in a primary level student? देखिए क्या किया गया है ना कि ईवीएस में मैप के कॉन्सेप्ट को बताया गया है, तो मैप का कॉन्सेप्ट डाला गया है ईवीएस में टॉपिक के रूप में। तो क्यों डाला गया है, आखिर उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, ठीक है ना, उसमें क्या डेवलप, मैप क्यों डाला गया है, बच्चे में क्या डेवलप होना चाहिए मैप के थ्रू। तो पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द प्लेस, बिल्कुल सही है, ये सही बात है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ प्लेस, बिल्कुल सही है, ये भी सही होगा। अंडरस्टैंड ऑफ सैम्बल एंड स्केल, ये भी सही है। ड्रॉ क्या है, प्रिसाइजली अकॉर्डिंग टू स्केल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट क्या है, सही है कि हमको रिलेटिव पोजीशन समझाना है बच्चों का प्लेस के अकॉर्डिंग,
उनको डायरेक्शन समझ में आना चाहिए कि नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट किस साइड पड़ता है, साउथ वेस्ट किधर है, साउथ ईस्ट किधर है ना, इन सब चीज़ों को का पता लगाना। सिंबल क्या होता है और किस चीज़ का सिंबल क्या है, जैसे आप देखोगे मैप में इस तरह का दिया रहता है तो वो क्या है, माउंटेन का सिंबल है। रिवर को इस तरह करके दिखाया रहता है तो किसका सिंबल है कि रिवर यहाँ इस स्टेट से इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, बहती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि स्केल और पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, ये कोई आपका सुटेबल ऑप्शन नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर, इसमें क्या पूछा था, रिक्वायर डेवलप किस लिए डाला गया है, तो ये फर्स्ट भी सही होगा, सेकंड बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ए बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which of the following objective is not related to EVS teaching in a primary level? यानी EVS को पढ़ाने की कौन सी ऑब्जेक्टिव नहीं होगी प्राइमरी लेवल पर, वो हमको देखना है। तो जो होगी वो हट जाएगा, जो नहीं होगी वो करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑब्जेक्टिव टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। बिल्कुल, ईवीएस क्या होता है, ईवीएस होता है इन साइंस को, सोशल साइंस को और इन्वायरमेंटल स्टडी को, तीनों को जोड़ के ईवीएस बनाया गया है ना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को जोड़ के। तो क्या है, तो उससे क्या पता, सोशल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में हम क्या बोले, सेंसिटिव बनेंगे, है ना, हम संवेदनशीलता हमारी बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। टू मेमोराइज द बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, फिर देखिए यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ गया कि हम क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, है ना, लर्न करेंगे बेसिक डिफिनेशन को, कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करेंगे, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। टू डेवलप स्किल लाइक ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन, इस पर भी क्या करता है, ईवीएस टीचिंग को का बेस है ये, ऑब्जर्वेशन थिंकिंग को बढ़ाना, मेजरमेंट को बढ़ाना, प्रिडिक्शन को बढ़ाना, है ना, यानी मापन को, अवलोकन को, है ना, वर्गीकरण का क्या करना, बढ़ावा देना, ईवीएस का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो आपका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। हमें क्या करना है, मेमोराइजेशन पर क्या करना है, फोकस नहीं करना है। ठीक है। द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी डज नॉट एडवोकेट द, यानी क्या है कि जो एनवायरमेंटल स्टडी है, ईवीएस का नेचर क्या नहीं होगा, किसको वो प्रेफर नहीं करता है ना, किसको वो समर्थन नहीं देता है, ये है आपका क्वेश्चन है। यानी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती, क्या नहीं करती है, चिल्ड्रन गेट ए लॉट्स ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर, इसको तो करती है, बच्चों को क्या दे रही है, बच्चों को मौका दे रही है एक्सप्लोरेशन का, है ना। चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक, चिल्ड्रन गेट स्पेस टू लर्न बाय डूइंग, चिल्ड्रन आस्क ए लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। देखिए अब ये क्या है ना, आपको यहाँ पे सब सही लगेगा, लेकिन आप इस ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को आप देखिए कि चिल्ड्रन मेक्स फ्यू मिस्टेक। देखिए मिस्टेक तो बच्चे करेंगे, ये बच्चे मिस्टेक नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और ऐसा नहीं है कि उनको सब आता है। देखिए मिस्टेक करके ही लोग सीखते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, एक हो कि पहले क्या होता है कि आप गलती से ही बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग होता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मेक फ्यूअर मिस्टेक, ईवीएस से ये पता चलता है कि बच्चे मिस्टेक कम करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। देखिए एक्सप्लोरेशन का आपको मौका देना है, लर्न बाय डूइंग का मौका देना है, बच्चों को क्या बोलना है, क्यूरियस बनाना है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि आप क्वेश्चन अराइज कीजिए। तो ये तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि बच्चे को मिस्टेक नहीं करने का पाठ पढ़ाता है ईवीएस, जबकि ये बहुत गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। अ टीचर टुक अ प्लांट एज द थीम ऑफ टीच क्लास 4th स्टूडेंट, शी प्रोवाइड द फॉलोइंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी। यानी एक शिक्षिका ने क्लास 4th के शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पौधे, है ना, अंतवस्तु का चयन किया है, उसके सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ठीक है ना, तो आपको अब बताना है कि कौन क्या क्या किया है उसने। कलेक्शन ऑफ लीफ इन अ ग्रुप, लीव्स का कलेक्शन किया, यानी पत्तियों का समूह को क्या किया गया है, इकट्ठा किया गया है।
डिस्कशन अबाउट द शेप, साइज एंड अदर फीचर ऑफ द लीव्स, डिस्कशन किया जा रहा है जाए किसका, अलग अलग लीफ जो है, लीफ के कैसे शेप होते हैं, कैसा साइज होता है, कैसा दिखता है वो, है ना, देखेंगे हर्बेरियम बनाने का, ठीक है ना। अब यहाँ पे पढ़ना है फॉर सच एक्टिविटी व्हाट शुड बी टीचर नॉट इनकरेज द मोस्ट। अब इन सब चीज़ों में क्या टीचर को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहित नहीं करने देना चाहिए, ठीक है ना। चिल्ड्रन इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड ऑब्जर्वेशन एंड कोऑपरेशन, बिल्कुल सही को है, ये तो हम कराएंगे, ठीक है। इस पर हमारा फोकस रहेगा, बच्चों को ऑब्जर्वेशन, इंटरैक्शन, कोऑपरेशन के लिए बढ़ावा देंगे। चिल्ड्रन इनिशिएटिव टू मेमोराइज, देखिए फिर यहाँ पर आ गया, ये सब देखिए एक्टिविटी कराने का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को रट्टाफिकेशन सिखाएंगे, ठीक है ना। मेमोराइजेशन से दूर ले जाना है, रोट लर्निंग से दूर ले जाना है। और यहाँ पे क्या है कि ये सब कराने के पीछे देखिए एक्टिविटी कराने का मतलब है कि बच्चे ना उसको बहुत अच्छे से अपने क्या कर सके, इंटरलाइज कर सके, अपने अंदर भर सके। ये नहीं कि रट लिए कुछ दिनों बाद उसको भूल गए, ये चीज़ नहीं कराना है। चिल्ड्रन डिटेलिंग द वर्क, ठीक है, ये होगा। चिल्ड्रन कंटिन्यू एंगेजमेंट विथ द एक्टिविटी, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पढ़ते हैं। Which of the following should not be done by the EVS teacher while assessing student, है ना। क्या ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए, ईवीएस टीचर को असेसिंग करने के, बच्चों का क्या करने के लिए, बच्चों का आकलन करने के लिए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, इसमें से आपको बताना है। राइट क्वालिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द स्टूडेंट वर्क, यानी बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना, बच्चे की क्वालिटी लिखेंगे तब तो हमें समझ में आएगा ना कि क्या उनमें, क्या उन किस एरिया में उनको इम्प्रूवमेंट देना है या इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेट करना है। कंपेयर विथ प्रीवियस असेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों का प्रीवियस रिकॉर्ड से पता क्या चलेगा कि बच्चे क्या थे और अभी क्या बने हैं और क्या क्या हमको अभी करने की ज़रूरत है एक अच्छे पोजीशन पे बच्चे को पहुंचाने के लिए। रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इन ए लाइट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग पोटेंशियल, बिकॉज अब क्या है ना, बच्चों को क्या करना है, हर बच्चे की अलग अलग पोटेंशियल होती है, क्षमता होती है, तो उसको ध्यान में रख के बच्चे का एक रिकॉर्ड तैयार करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड प्रेजेंट करना है क्लास में। फोकस ओनली ए फ्यू एस्पेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट वर्क, देखिए आपको होलिस्टिक लर्निंग पर फोकस करना है, फ्यू एस्पेक्ट पे नहीं, ठीक है ना। बच्चों के कार्य के केवल कुछ ही पक्षों, कैसे कुछ ही पक्षों पे, क्या है हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है कि हम लोग के स्पोर्ट्स के साइड भी बच्चों का ध्यान देते हैं, हम लोग म्यूजिक के साइड भी, पढ़ाई के साथ साथ हर जगह, है ना। तो हर फील्ड में बच्चे का ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि कुछ ही एरिया को आप उठाकर और उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, एक होलिस्टिक एजुकेशन देना है ना। तो इसके लिए ये आंसर आपका सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन सा एक ईवीएस टीचर को असेसमेंट के लिए नहीं यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड हम पढ़ते हैं। कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल बिकॉज, है ना, हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी सोसाइटी है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, रिसोर्स है, माध्यम है ना, प्राइमरी लेवल की ईवीएस टीचिंग के लिए। अब कैसे है उस ऑप्शन को हम चेक करेंगे। इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग, बिल्कुल कम्युनिटी क्या है, हमें क्या करता है, हमें हमारी एजुकेशन कम्युनिटी के थ्रू हम अपनी एजुकेशन को रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं, है ना। रियल सेटिंग है, जब भी कुछ भी हो रहा है तो हम सामने दे सकते हैं सोसाइटी में क्या हो रहा है। अगर कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो उनको हम क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और उसको अपने डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है। इट इज़ वेरी इन एक्सपेंसिव रिसोर्स, अरे कम्युनिटी यह एक बहुत सस्ता साधन है, बिल्कुल नहीं। ये साधन का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आपको फोकस करना है कि कम्युनिटी से हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो वो एक बहुत ही अच्छा रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमको मिलता है, ठीक है ना। इट इज इजिली अवेलेबल रिसोर्सेज, इट कंप्राइज वाइस एंड एल्डरली पीपल,
नहीं, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा कि कम्युनिटी क्या है, एक क्या है, इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, A person boarded an express train on 30 अगस्त 2015 एंड अहमदाबाद। क्या है, एक पर्सन क्या किया है, चढ़ता है, कहाँ से चढ़ता है, अहमदाबाद से। कब चढ़ता है, 30 अगस्त को। ठीक है, अहमदाबाद फॉर त्रिवेंद्रम, कहाँ जा रहा है, त्रिवेंद्रम जा रहा है। द ट्रेन डिपार्टेड, यानी ट्रेन खुलती है फ्रॉम अहमदाबाद एट 13:30। 13:30 का मतलब क्या होता है, 1 बजे, है ना। 13:30 का मतलब क्या होता है, 1 बजे, यानी 1:30 पर। ठीक है, 30 तारीख को ये कहाँ से खुलती है, अहमदाबाद से। रीच त्रिवेंद्रम एट 7:30 आवर ऑन 1 सितंबर, यानी 30 के बाद क्या होता है, 30 के बाद अगस्त है ना, अगस्त में 31 भी होता है ना, 31 का मंथ होता है, 31 और 31 से 1 है ना, ये हो गया 1 सितंबर। तो 30 से तो यहाँ पर 31 एक दिन हुआ और ये दूसरे दिन तक चला गया है ना, 2 दिन हुआ। तो यहाँ पे करना है, अब यहाँ पे फिर कब पहुंच रही है, 7:30 पे, है ना, 7:30 पर 1 तारीख को, यानी सुबह में 7:30 हो रहा है, यानी सुबह का टाइम है। ठीक है ना, तो आपको अब पूरा टाइम निकालना होगा इसमें। हाँ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अहमदाबाद एंड त्रिवेंद्र इज इतना, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको स्पीड निकालना है। सेम क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 30 तारीख को 1:30, यानी 1:30 से लेके 31 को 1:30 तक कितना हो गया, 24 घंटे हो गए। ये पूरा हमने निकाल लिया। फिर 31 से, है ना, अब यहाँ पर भी यहाँ तक का तो हमें टाइम में निकल गया, यहाँ तक का टाइम हम निकल गया। अब यहाँ से हमको यहाँ का टाइम निकालना है, तो 1:30 से लेके अब 12 बजे रात तक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बजे रात तक का निकालेंगे तो 12 बजे रात के लिए क्या होगा, 24 होता है। 24 में 1:30, यानी 13:30 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 24 में तो जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 23 करेंगे और एक उधर कैरी देंगे तो 23:60, क्योंकि 24 में ये 0 में तो 30 जाएगा नहीं, तो एक कैरी देगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब एक कैरी देता है तो हम टाइम की बात करेंगे तो 60 मिनट बन जाएगा ये, है ना। तो 60 मिनट बजेगा और यहाँ पे आपको क्या हो गया, 13:30। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 30 आ जाएगा और आ जाएगा 17:60, है ना, 17:23 ये हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी 10 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ पर कितना हुआ हमारा, 24 हो गया और 10 घंटा, ये 24 हमने यहाँ से लिया, है ना, यहाँ से हमने 24 लिया और यहाँ आया 10 घंटा 30 मिनट। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बच्चों, इस पर आपको ध्यान देना होगा। प्लस में आप 7:30 पे पहुंचा तो 7 घंटा और जोड़ लो, 12 बजे रात तक तो निकल गया, तो आपको और 7 घंटा जोड़ लेना। अब टोटल टाइम आपको यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम यहाँ पे होगा, यहाँ पे 60 हो गया, 30 दिन का 60, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, यानी 43 हो जाएगा। यहाँ पे 43, 12 हो गया ना, और 1 12 हो गया, 42 हो गया, ये 60 एक जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे 43 हो गया, 43 घंटा टोटल लगा उसको जाने में। डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस है
268। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, हमें निकालना क्या है, स्पीड। और देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको किलोमीटर में दिया है ना, किलोमीटर पर आवर में ये निकलेगा, लेकिन आपको क्या निकालना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए आपको सीधे सीधे क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका आंसर जो आएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 15 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, Gurpreet traveled from first time from New Delhi to Chennai in a train. Which of the following river is not likely to cross during his train? दिल्ली से गुरप्रीत कहाँ जा रहा है, पहली बार चेन्नई जा रहा है। तो आपको बताना है कि इन 4 रिवरों में से, 4 नदियों में से कौन सी नदी है जिसको वो क्या करेगा, गुरमीत क्रॉस नहीं करेगा, है ना, यानी रास्ते में ये नदी नहीं आएगी। अब मान लीजिए कि क्या है, ये है इंडिया का मैप है, एक रफ मैप बना रहे हैं, है ना, इसको आप ये नहीं लीजिए, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दिल्ली कहाँ है, यहाँ पे हमारी देश की राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पे नर्मदा दे रहा है, तो नर्मदा तो यहाँ से निकलेगी, ये है मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। और कहाँ कहाँ किसके बीच में, 2 रेंजेस के बीच में बढ़ती है, सतपुरा एंड विंध्याज रेंज के बीच से नर्मदा निकलती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इधर वो गिर जाती है अरब सागर में। फिर उसके बाद क्या है, गोदावरी एंड कृष्णा। यहाँ महाराष्ट्र से गोदावरी निकलती है और इधर बंगाल की खाड़ी में निकलती है। कृष्णा भी इधर यहीं से कहीं से निकलती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में। तो ये जब यहाँ से चल रहा है, चेन्नई आपका यहाँ है, ठीक है ना, तो यहाँ तो वो चेन्नई में तो आपकी नर्मदा भी होगी, ये हो गई आपकी नर्मदा, ये हो गई गोदावरी और ये हो गई कृष्णा। ये तीनों रिवर को वो क्रॉस करेगा, बट वो किस रिवर को क्रॉस नहीं करेगा, गंगा को, क्योंकि गंगा क्या है, नॉर्थ इंडिया की रिवर है और ये दिल्ली से होते हुए नहीं निकलती है, ये यहीं से इधर होते हुए चली जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, गंगा रिवर को वो क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज आवर कंट्री इज कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट किसे कहते हैं, बहुत इजी है, ले एंड लद्दाख पढ़ा है ना हमने, यानी लद्दाख इज द कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां बहुत ठंड पड़ती है। और डिजर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होती है, बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इसके कारण वो डिजर्ट एरिया माना जाता है। कोल्ड इसलिए वहां कोल्ड क्यों है, क्योंकि वहां बहुत ठंड पड़ती है। और डिजर्ट एरिया का एक और यह है कि वहां पे कुछ भी मतलब बेसिक नीड वाले जो प्लांट होते हैं वो वहां पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लास 5 environmental study textbook one lesson blow hot blow cold or in the story written by a Dr. जाकिर हुसैन। ठीक है ना, blow hot and blow cold नाम से स्टोरी है, वो किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। he has written many such story for the children at the time of his death। ठीक है ना, डेथ के टाइम तक उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लिखी बच्चों के लिए। तो आपको ये बताना है ही वॉज द, वो कौन थे, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, चीफ जस्टिस भी नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं थे, वो कौन थे, वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट ए करेक्ट वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। हाँ देखिए, फूड प्रिजर्वेशन के प्रिजर्वेशन मेथड भी हमें पढ़ना है ईवीएस में। एक थी, ये क्या है, फूड थीम में से फूड थीम का एक पार्ट है। ठीक है ना, तो देखिए रॉ मैंगो को हम पिकल बना के हम प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण करना, है ना, खाद्य संरक्षण। तो ये तो सही होगा। पोटैटो को चिप्स बना के, लेज वगैरह मिलता है ना, या हम घर में भी पोटैटो चिप्स बना के हम रख देते हैं ड्राई करके, सुखाकर, फिर बाद में जब भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो चिप्स वगैरह तला जाता है। मिल्क को पनीर बना के, ज़्यादा यहाँ पर बोला लॉन्ग टाइम तक के लिए बताया है। प्रिजर्वेशन क्यों होता है, हम उसको किसी दूसरे सीजन में उसका यूज़ कर सके। तो देखिए मिल्क को, अगर आप मिल्क से आप पनीर बनाओगे ना, अगर घर में बना रहे हो या बाहर से भी लाओगे, तो उसका एक ये होता है
एक्सपायरी डेट होता है, तो उससे ज़्यादा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। घर का भी पनीर को आप मैक्सिमम 1 हफ्ते से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ये तो गलत हो गया। एप्पल को जैम बना के, हाँ, एप्पल को जैम क्या आता है, प्रिजर्व किया जाता है ग्लास बॉटल में, है ना, तो वो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मिल्क को पनीर बना के ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक, ठीक है। कंसीडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस, हाउस के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, स्लैंटिंग रूफ मेड अप ऑफ ट्री ट्रंक, हाउस मेड ऑलमोस्ट 10 to 2 feet above the ground on stone pillar, thick wall made up of stone, mud and lime, वुडन, क्या है, वुडन फ्लोर है, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, ये तो लेह एंड लद्दाख के हाउस के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन लेह एंड लद्दाख के हाउस के बारे में आपको सही बताना है, ठीक है ना। तो देखिए लेह एंड लद्दाख के हाउस में भी ग्राउंड फ्लोर के क्या रहता है, विंडो के बिना होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड पड़ती है, तो इसीलिए विंडो नहीं। और ठंड के वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं उनके। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो लेह एंड लद्दाख के लोग भी कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रहने चलते हैं, ये तो सही होगा। स्लैंटिंग रूफ जो दिया है ट्री ट्रंक से, ये मनाली के हाउस के बारे में दिया है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। हमको लेह एंड लद्दाख के हाउस के बारे में, हाउस मेड अप ऑफ 10 feet above द ग्राउंड ऑफ स्टोन पिलर, ये भी नहीं होगा, ये भी वही के हाउस के बारे में बता रहा। थिक वॉल मेड अप ऑफ स्टोन, मड एंड लाइम, ये बिल्कुल सही है। लेह एंड लद्दाख के जो वॉल होते हैं वो थिक वॉल होते हैं, चौड़े चौड़े वॉल होते हैं, स्टोन से बने होते हैं, मड से बने होते हैं और लाइम से बने होते हैं, और वुडन फ्लोर होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। Crow make their nest high up on the tree using all kind of things, even piece of wood and wire. A clever bird who does not make its own nest lays egg in a crow nest. The poor crow hatch them along with its own egg. देखिए यहाँ पे बताया कि क्रो जो है वो अपना जो नेस्ट बनाता है वो बहुत ही ऊंचाई पर एक तो बनाता है, ठीक है ना। और किससे बनाता है, पीस ऑफ वुड से, वायर से, है ना, खरपतवार से, वायर से बनाता है। एक बहुत ही चालाक चिड़िया है ना। आपको उस चिड़िया का नाम बताना है कि वो क्या करती है कि अब वो तो अपना नेस्ट तो बनाती नहीं, अपने घोंसले नहीं बनाती है, और वो क्या करती है, अपना जो एग लेइंग वाला जो काम होता है, अपने अंडे कहाँ जाते दे देती है, क्रो के नेस्ट में। कौन, आपको उस चिड़िया का नाम बताना है कि क्रो के नेस्ट में जाके दे देती है। और क्या होता है ना कि क्रो क्या करता है, अब उसको अपना अंडा समझ के उसको पालता है और उसको बड़ा करता है उसमें, और उसका क्या होता है, उस क्लेवर बर्ड का काम हो जाता है, उसको ऐसा कुछ घोंसला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है एग लेइंग के टाइम पे। तो वो कौन सी बर्ड होगी, तो वो बर्ड है कोयल। आपको मैं डायरेक्ट बता दूं कि वो बर्ड है कोयल। कोयल को बहुत क्लेवर बर्ड नाम से जाना जाता है, और वो क्या करती है, वो नेस्ट नहीं बनाती है, और क्रो के नेस्ट में जाके, यानी क्रो के घोंसले में, कौवे के घोंसले में जाके अपने अंडे दे देती है। और कौवा बेवकूफ टाइप का है कौवा, और वो क्या करता है, अपना अंडा समझ के उसका पालन पोषण करता है। और दोनों के एग इसलिए होता है, देखिए कौवा क्यों नहीं समझ पाता कि उसका है, क्योंकि दोनों के एग में स्लाइटली डिफरेंस होता है, एक थोड़ा सा बड़ा होता है और एक थोड़ा सा छोटा होता है, इसके कारण वो समझ नहीं पाता कि मेरे अंडे हैं या किसी और के, ठीक है। क्लेवर बर्ड के नाम से एनसीईआरटी में एक तो कोयल का नाम दिया है, और एक और बर्ड है उसका नाम दिया है उसका नाम मैं आपको अभी याद नहीं आ रहा है। ये लोग वो जो है कांटेदार वाले, मेहंदी हेचेस वाले नहीं, एक और है बर्ड, उसका नाम मैं अभी याद नहीं आ रहा है। 2 बर्ड हैं जो कि क्लेवर बर्ड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीड, आपको बताना है सीड नहीं है। एनसी सीड नाम से ही क्लियर है, यानी सौंफ तो सीड होती है, गेहूं भी सीड होती है ना। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च भी सीड होती है। ब्लैक पेपर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, कौन से स्टेट में मिलता है, केरला में, है ना। केरला किसको बोलते हैं, स्पाइस स्टेट है ना, मसालों का प्रदेश कहा जाता है केरला को।
सागो यानी साबूदाना, साबूदाना क्या होता है, ये सीड नहीं होता है ना, ये क्या होता है, ये स्टेम से बनाया जाता है, ठीक है ना। ये यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। Rihanna goes to Kerala along with her family. There she sees tall trees which are very different from those in her hometown Shimla. Where which tree कुड शी हैव सीन इन अ केरला। देखिए केरला कहाँ गई, अपने फैमिली मेंबर के साथ कहाँ गई, रेशमा नाम की लड़की है वो अपनी फैमिली मेंबर के साथ केरला घूमने गई। वहाँ पे उसने देखा कि हमारे स्टेट की तरह, हमारे शहर की तरह यहाँ ट्री नहीं है, ट्री थोड़े से अलग है। तो वो केरला में किस ट्री को देखी होगी ये आपको बताना है। तो केरला क्या है, कोस्टल एरिया में पड़ता है ना। कोस्टल एरिया में ज़्यादातर कौन से ट्री पाए जाते हैं, कोकोनट ट्री यानी नारियल के पेड़ उसने देखे होंगे, क्योंकि क्या थे वो टॉल थे, है ना। लंबे लंबे ट्री कैसे होते हैं, नारियल के ट्री कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ऐसे लंबे लंबे बने होते हैं। तो इस तरह की ट्री उन्होंने देखी, ठीक है। चलो From the following material collected from a vegetable market by the children, identify those which is seed inside। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बाजार से बहुत सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल खरीद कर लेकर आते हैं, और वेजिटेबल खरीद कर लेकर आते हैं और उनको उसमें पता करना है कि किसमें सीड है और किसमें नहीं सीड है, यानी कि उनको क्लासीफाई करना है कि सीड वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल कौन से हैं और विदाउट सीड वाले कौन से हैं, यानी किसमें बीज होगा और किसमें बीज नहीं होगा। देखिए आलू में बीज नहीं होता, ये हम लोग सबको पता है। टमाटर में बीज होता है, नाशपाती में भी बीज होता है, चीकू में भी बीज होता है, भिंडी में भी होता है, करेले में भी बीज होता है, प्याज में बीज नहीं होता है, ठीक है, और खीरे में भी बीज होता है। तो आपको इसमें क्या बताना है कि जिसमें बीज नहीं होगा, है ना, आइडेंटिफाई दोज विथ सीड इनसाइड, है ना। तो आपको इसमें बताना है कि किसमें किसमें सीड होगा, यानी जिसमें अनियन एंड पोटैटो नहीं होगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए इसमें होगा, ठीक है, टमाटो, पियर एंड चीकू, इसमें भी 3 है ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें इंक्लूडेड रहेंगे। टमाटो, पियर, चीकू, लेडी फिंगर, ये भी होगा। लेकिन इसमें देखिए टमाटो में भी होता है, पियर में भी होता है, चीकू में भी होता है, लेडी फिंगर में भी होता है यानी भिंडी में, बिटर गार्ड यानी करेले में, कुकुंगर, इन सब में क्या पाया जाता है, सीड पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीता गोज टू आंध्र प्रदेश एंड सी परचेज 2 साड़ी। आंध्र प्रदेश जाती है और क्या खरीदती है, 2 साड़ी खरीदती है, विच आर एक्सक्लूसिवली मेड देयर। वो ऐसी साड़ियाँ खरीदती है जो कि वहीं बनाई जाती है ना, स्पेशल टाइप की साड़ी जो कि उसी स्टेट से रिलेटेड है ना, उसी राज्य से उसका नाता है। विच आर देयर, वो कौन सी साड़ियाँ खरीदी होगी, तो हमने पढ़ा है ना, आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है पोचमपल्ली, पोचमपल्ली में जो ब्लॉक है पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी विलेज आते हैं वो वहाँ के लोग क्या है, तो बुनकर है ना, वीवर्स हैं। और वो कौन सी साड़ियाँ बनाते हैं, पोचमपल्ली एंड कलमकारी नाम की 2 साड़ियाँ बनती है। कहाँ, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में। और ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं कि अगर आपका कांजीवरम साड़ी आता है तो वो कहाँ से रिलेटेड है, वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। अगर संबलपुरी साड़ी आता है तो वो कहाँ से है, ये उड़ीसा से है। अगर चंदेरी साड़ी अगर आता है तो वो मध्य प्रदेश से है, और महेश्वरी साड़ी भी मध्य प्रदेश में ही मिलती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में बी कॉज बाय द स्टेगनेंट वाटर, यानी पानी, ठहरे हुए पानी से कौन सा डिजीज होता है, तो चिकन पॉक्स नहीं होता है। चिकन पॉक्स क्या होता है, वायरल डिजीज है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। और क्या होता है, पानी, इसलिए ऐड वगैरह आता था, आपने देखा हुआ टीवी में कि अगर आपके कूलर में या आपके आसपास अगर कहीं पानी जमा है तो उसको क्या करना है, उसको आपको हटाना है, नहीं रखना है। तो मलेरिया क्या होता है, स्टेगनेंट वाटर वाले पानी में ही मलेरिया के मच्छर क्या होते हैं, पनपते हैं। और ये क्या किस किस मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनोफिलिक मस्क्यूटो, यानी मादा एनोफिलिक मस्क्यूटो के द्वारा ये डिजीज होती है। पोलियो है वायरल डिजीज है, निमोनिया से भी, निमोनिया भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क ए करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर बताना है। यहाँ पे डांस दिया है और स्टेट दिया है,
कौन सा करेक्ट पेयर है? यानी कर्नाटक कथक बिल्कुल गलत है। असम बिहू, असम और बिहू एकदम सही आंसर है कि असम से रिलेटेड है बिहू, ठीक है। यानी बिहू कहाँ का डांस है? क्लासिकल डांस, ये है असम का। उड़ीसा भरतनाट्यम नहीं, उड़ीसा का क्या है? उड़ीसी। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु का लावनी नहीं, लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का, स्पेशली पुणे का है ये डांस है। तो आपका ऑप्शन इसमें बताना है करेक्ट मैच, यानी सही जोड़ा कौन सा है ना? तो असम का बिहू। कथक कहाँ का है? यूपी का। कथक आपका यूपी का हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु का होगा। उड़ीसा का उड़ीसी होता है। लावनी महाराष्ट्र का होता है ना? तो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन रखना है कि किस स्टेट का कौन सा डांस है ना? कुचिपुड़ी भरतनाट्यम ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। आपको कथकली हो गया है ना, मोहिनी अट्टम ये आपका केरला का हो जाता है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग डांस है ना? कजरी हो गया, कथक हो गया, ये यूपी से रिलेटेड है ना? Eskimos make his house that is igloo from ice. इग्लू कैसी होती है? एक डोम शेप की हाउस होती है ना? वो कहाँ बनती है? जहाँ पे बहुत ठंड, बर्फ ही बर्फ रहती है, इस टाइप की हाउस रहती है इग्लू। तो इग्लू हाउस बनाते हैं कौन? स्कीमोज नाम के क्या है वहाँ के रहने वाले लोग को स्कीमोज कहा जाता है, जो कि जहाँ पे सालों भर बर्फ पड़ती है वहाँ के लोगों को स्कीमो कहा जाता है। जनरली ग्लेशियर वाले एरिया में ऐसे हाउस बनते हैं। वो जो इग्लू का घर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? ओनली आइस इज अवेलेबल इन ए पोलर रीजन, बिल्कुल गलत है, ये आंसर नहीं होगा। आइस डज नॉट अलाउ कोल्ड एयर एंड वाटर टू कम इनसाइड द एयर बिटवीन द आइस वॉल प्रिवेंट इनसाइड द हीट फ्रॉम द स्काई। देखिए, तो आइस वॉल के बीच में ये एकदम करेक्ट आंसर है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो एयर बिटवीन द आइस वॉल, यानी आइस की जो दीवार है, बर्फ की दीवार है, उनके बीच में जो एयर रहता है वो प्रिवेंट करता है, वो बचा के रहता है अंदर के हीट से, है ना? यानी अंदर के हीट को बाहर नहीं जाने देता और बाहर के ठंड को अंदर नहीं आने देता। तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा और यही इस रीजन है जिसके कारण स्कीमोज क्या बनाते हैं? इग्लू बनाते हैं। आइस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कोई तर्क नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Which of the following is not a characteristic feature of root of a banyan tree? banyan tree के बारे में आपको समझना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। रूट प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्री लाइक पिलर, बिल्कुल सही है। banyan ट्री को सबसे पहले क्या है? banyan ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। हमारे भारत देश का नेशनल ट्री कौन है? banyan ट्री, यानी बरगद का पेड़ हमारे भारत का नेशनल वृक्ष है ना? इस तरह की banyan ट्री होती है और इस तरह की इसकी जड़ें जो होती हैं वो इस तरह लटकी होती हैं और वो ब्रांचेस नहीं है। एनसीईआरटी में बताया वो क्या है एक्चुअली, ये क्या है? ये रूट है, रूट ऑफ banyan ट्री, ठीक है। ये रूट होते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि रूट हैंगिंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, बिल्कुल सही है। रूट पिलर का काम करते, ये भी सही है। जिसे अब ये हैंगिंग रूट जो है, ये हैंगिंग ब्रांचेस नहीं है, क्या है? हैंगिंग रूट है, यानी लटकी हुई जड़ें हैं, है ना? और आपने देखा होगा बहुत सारे चिल्ड्रेन जो होते हैं, बच्चे इसको लटक के झूला झूलते हैं। देयर आर अंडरग्राउंड रूट स्टोर फूड। हाँ देखिए, ऐसा है ना कि ये जो रूट बाहर निकले होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रूट इसकी अंदर नहीं होगी, अंदर तो रूट होगी ही, लेकिन इसकी स्पेशल फीचर यही है इस ट्री का कि इसकी रूट बाहर की ओर लटकी हुई होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4th होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ banyan ट्री, ठीक है। As a newly appointed EVS teacher in a school, your foremost priority before the beginning to the teach would be to, यानी एक नव नियुक्ति पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, है ना? आपको बताना है कि अगर आप EVS टीचर बने हैं और आपको पहले क्लास लेने जाना है तो आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है। बेसिकली यही पूछ रहा है कि आपको एक एज ए EVS टीचर आपको अपने टीचिंग का स्टार्ट कैसे करना होगा। प्रिपेयर लेसन प्लान इन एडवांस, आइडेंटिफाई द स्लो लर्नर इन अ क्लास, प्रिपेयर डिटेल चैप्टर वाइज नोट्स, प्रिपेयर सोशल कल्चरल प्रोफाइल ऑफ द टीचर। देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा मैं बता रही हूँ। सारे टीचर को लेसन प्लान बनाना है, चाहे आप न्यूली अपॉइंटेड है या आप पुराने टीचर है। स्लो लर्नर को आइडेंटिफाई करना सही है, लेकिन
सिर्फ स्लो लर्नर को ही नहीं आइडेंटिफाई, आपको सबको आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है, डिफरेंट मेथड यूज करना है। क्योंकि क्या होता है क्लास में, क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं और आपको क्या करना है, सबको एक तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, प्रिपेयर डिटेल चैप्टर वाइज नोट्स, ये तो आप करोगे ही, ये तो सारे टीचर करते हैं। चैप्टर वाइज नोट्स आपके पास रहेगा तभी तो आप जाके पढ़ाओगे। ये पार्ट, ये क्या है, लेसन प्लान का पार्ट है ना। अब यहाँ पर आपको पता करना है, सबसे पहले आप अपने बच्चों को समझेंगे। किसी भी चीज़ को किसी भी क्लास में इंटर करेंगे तो सबसे पहले तो आप अपने क्लास के बच्चों को समझेंगे, उनकी प्रोफाइल को समझेंगे कि कौन बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है, किसको क्या प्रॉब्लम है ना। सोशल कल्चरल बैकग्राउंड यानी किस कल्चर से आते हैं, है ना, उनकी प्राथमिकता क्या है, उनको किस तरह का हम मेथड, किस मेथड के थ्रू उसको पढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप नए नए टीचर बने हैं और किसी भी क्लास के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। पोएम एंड स्टोरी आर इफेक्टिव इन ट्रांसैक्टिंग द थीम्स ऑफ ईवीएस। दिस इज बिकॉज पोएम एंड स्टोरी, देखिए पोएम एंड स्टोरी ना ईवीएस की बुक में डाला गया है ना। रियल लाइफ स्टोरी दिया गया है, पोएम दिया गया है, सूर्यमणि की स्टोरी दी गई है, कर्णमलेश्वरी की स्टोरी दी गई है ना, एक अनीता है, फिर एक है ना खेजगी ट्री के बारे में है ना, विश्नोई जो विश्नोई नाम की जो ये है प्रजाति है उसके बारे में बताया गया है। तो ये सब क्यों बताया गया है, इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, क्यों दिया गया है ईवीएस में, आपको ये बताना है। कैन रीच द डिपिक्शन ऑफ द चाइल्ड इन्वायरमेंट, बच्चों के परिवेश को समृद्ध चित्रण कर सकती है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। कैन प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, बिकॉज संदर्भ में पढ़ाने के लिए, ये भी सही है। कैन एक्सप्लेन द वेरियस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली, कैन नर्चर क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंस। देखिए ईवीएस किन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, प्राइमरी बच्चों को, और बच्चे की एज क्या होती है, लगभग 10 या 10 साल से कम के बच्चे होते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बाद प्याजे क्या बोलते हैं, कब होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात। तो हमारा मोटिव क्या है, पोएम एंड स्टोरी रखने का क्या मोटिव हो सकता है कि बच्चों की चाइल्ड का जो इन्वायरमेंट है, रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों के कॉन्सेप्चुअल यानी संदर्भ में पढ़ाना है ना। बच्चों की क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंस को क्या करना है, नर्चर करना है। इसके लिए नहीं कि आपका बच्चों के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो क्या होता है एज के अकॉर्डिंग बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सोचना शुरू करते हैं। अभी तो बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंक, अभी कॉन्क्रीट चीज़ों पर ही ना उनका फोकस जाएगा। तो बच्चों के इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए स्टोरी एंड पोएम दी जाती है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी होगा आंसर ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एज अ टीचर ऑफ क्लास 5th, which of the following resources would you find best to use while dealing with a topic on conservation of fuel? तो ये कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल के बारे में अगर आपको पढ़ाना है और आप एक ईवीएस की टीचर हैं तो कौन से माध्यम के थ्रू, कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए टेक्स्ट बुक तो रहता ही है ना, टेक्स्ट बुक तो रहता ही है, ये तो ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट रिसोर्सेज रेफरेंस बुक भी रहता है। पोस्टर से क्या होगा, पोस्टर क्या पैसिव मीडियम होगा, लेकिन न्यूज़पेपर क्या है ना, इसमें डे टू डे का डेटा दिया रहता है ना, कितना पॉल्यूशन बढ़ा। आपको क्या बनाना है, कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल के बारे में पढ़ाना है ना। तो क्या होता है ना कि न्यूज़पेपर में डेटा दिया रहता है, डेली रिकॉर्ड दिया रहता है कि इस स्टेट का पॉल्यूशन लेवल इतना हुआ, जितनी कारें आई इतने ये हुआ, इस वाले फ्यूल से ये हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ाने से न्यूज़पेपर से क्या होगा, एक ऑथेंटिक, ये हो गया ऑथेंटिक रिसोर्स हुआ न्यूज़पेपर, है ना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऑथेंटिक रिसोर्सेज आपको बताना है, तो ये न्यूज़पेपर क्या होगा, एक ऑथेंटिक रिसोर्सेज हो गया जिसके थ्रू हम बच्चे को समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, a teacher of class 4th asks student to put their worksheet, observation report and material collected during a team in a folder. This folder can be, देखिए जिस फोल्डर में वर्कशीट रहता है, ठीक है, वर्कशीट रहेगा जिसमें ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट रहेगा, मटेरियल रहेगा, कलेक्टिंग ड्यूरिंग टर्म इन ए फोल्डर। अब जब हम किसी चीज़ का फोल्डर बनाते हैं और इसमें बच्चे का सारा लेखा जोखा रहता है,
वो सिंपली होता है पोर्टफोलियो, है ना। पोर्टफोलियो में बच्चे का हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो आप अगर एक बार दो बार समझ जाओगे ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं ना। ए चैप्टर इन ए क्लास 5th NCERT EVS टेक्स्ट बुक टाइटल सुनीता इन स्पेस डिस्क्राइब एस्ट्रोनॉट Sunita William experience in space. What would be the reason and the reasons for the including this? देखिए एक चैप्टर दिया है ना सुनीता इन स्पेस, उसमें सुनीता ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बच्चों के साथ कि मैंने वहाँ की लाइफ कैसी है, किस तरह से ग्रेविटी वहाँ वर्क करती है, ये सब चीज़ों पर फोकस किया गया है इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को रखने के पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या हो सकता है। द इंसिडेंट गिव ए पैप इनटू द लाइफ ऑफ द एस्ट्रोनॉट, ये सही है। दिस इंसिडेंट डिस्क्राइब फिजिकल कंडीशन इन द स्पेसशिप, ये भी सही है। दिस इंसिडेंट चाइल्ड एंड जेंडर स्टीरियोटाइप, ये भी सही है। दिस इंसिडेंट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। देखिए अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ये ऑप्शन कौन सा सही होगा वो आपको देखना है। देखिए ये सारे सही हैं, तो या तो आंसर आपका A, B, and C and D होगा, ठीक है। अगर A, B and C आंसर नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाले, इसमें हम अभी तक कंफ्यूजन रहा है, एग्जैक्ट आंसर किसी ने अभी तक नहीं दिया कि आंसर क्या हो। या तो ये तो देखिए इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एक्सपीरियंस शेयर किए तो ये सारे चीज़ होंगे, है ना, कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। लेकिन अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी बच्चों को अभी समझाने की उतनी नीड नहीं है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी बच्चे अभी नहीं समझ सकते हैं। दूसरा हो गया यहाँ पर है, देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप को बताने के लिए जरूर दिया गया है। मलेश्वरी का ना, मलेश्वरी का, वहीदा प्रिज्म का, ये सब हम लोग क्यों इस तरह से, मतलब वीमेंस एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्यों चैप्टर डाले हुए हैं, ताकि हमारे जो समाज में भेदभाव है लड़के और लड़कियों को लेकर, उसको क्या किया जा सके, मिटाया जा सके। तो इस हिसाब से तो आंसर क्या होना चाहिए, अगर देखा जाए एक आंसर का, तो ऑप्शन नंबर C होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर C को तो रखना ही रखना है आपको किसी भी कंडीशन में। या तो ऑप्शन नंबर A, B और C होगा आपका आंसर, या तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी 3 या 4 में से कोई एक होगा, है ना। तो इस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए कि दोनों में से कोई एक आंसर होगा। C तो होगा ही होगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर हम वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्यों डाल रहे हैं, ताकि लोगों में ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या हो, खत्म हो, ठीक है ना। तो ये थे आज के लेक्चर। आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।